मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूं सुप्रिया कुमारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग अभी हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं। हिस्ट्री में ये हिस्ट्री का दूसरा क्लास है। तो अभी तक देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। तो हिस्ट्री जैसे कि हम देखे हैं फर्स्ट वीडियो में कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल में भी, प्रागैतिहासिक काल को ये सारा कुछ फर्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से मिलेगा। यहाँ जस्ट हम एक बार रिकैप कर रहे हैं कि पीछे हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो प्रागैतिहासिक काल में लोग, जो हमारे आदि मानव थे, वो क्या करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थरों का प्रयोग करने के कारण इस काल को क्या बोला जाता है? पाषाण काल भी बोला जाता है। अब देखिए, इसको पाषाण काल बोलेंगे, है ना। अब पाषाण काल में भी इसका फिर से डिवीजन है। क्या क्या बोलेंगे? पाषाण काल में सबसे पहले क्या है? पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। क्यों बोलते हैं पूर्व पाषाण, क्यों मध्य पाषाण, क्यों नव पाषाण? ये सारा कुछ लास्ट वीडियो में आप जाकर डिटेल से देख सकते हैं। बचा था ताम्र पाषाण काल। तो देखिए, ताम्र पाषाण काल या चैल्कोलिथिक एज या कॉपर स्टोन एज इसको कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या है? इसमें आपको डेट के हिसाब से सबसे ज्यादा समय मनुष्य कहाँ व्यतीत किया है? पूर्व पाषाण काल में, है ना। पूर्व पाषाण काल में सबसे ज्यादा 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से कहाँ तक? 12,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद 12,000 से 5,000 इसमें, 5,000 से 3,000 इसमें। ठीक है। तो इसी 3,000 से आगे किसमें? ताम्रपाषाण में। तो इसी तरह से इनको बांटा गया है कालखंड के अनुसार। आप देखिए, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं? नाम से पता चल रहा है, ताम्रपाषाण मतलब तांबा और पत्थर, है ना। हमारे आदि मानव सबसे पहले बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, फिर उनका पत्थर का साइज छोटा होता गया, फिर वो थोड़े थोड़े सिविलाइज होते गए, देखते गए, उनमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर जागते गया। बहुत सारे खोज किए उन लोगों ने, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया है। तो धीरे धीरे आते आते उन्होंने क्या किया कि तांबे का खोज किया, है ना। तांबा धातु का खोज कर लिया। सबसे पहला धातु जो है वो तांबा है, जिसको खोजा गया था। और अब तांबे और पत्थर को मिलाकर वो अपना हथियार बनाने लगे, है ना। जैसे जो काटने वाला रहता है वो तांबे का बना देंगे, जो पकड़ने वाला रहेगा वो पत्थर का बना देंगे, है ना। जैसे तांबे का कुल्हाड़ी, खुरपी, इस तरह से। तो तांबे का प्रयोग करने लगे ताम्रपाषाण काल में, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग, इसीलिए इसको बोला जाता है ताम्रपाषाण काल। ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। इस समय क्या है? सिर्फ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त है ना। लिखित जानकारी तो है नहीं कि लिख कर हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ पुरातात्विक खुदाई से जो चीजें मिली उसका एज निकाल कर कार्बन डेटिंग के हिसाब से हम लोगों ने स्टडी किया कि उस समय के लोग कैसे थे, क्या थे। ठीक है। चलिए, अब आज के वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। ये प्रोटो हिस्ट्री था, ये प्री हिस्ट्री है और फिर ये हिस्ट्री है। तो हम लोगों ने प्रोटो हिस्ट्री देख लिया, अब हम देखेंगे प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए, बात ऐसा है कि आद्य ऐतिहासिक काल में दोनों ही चीजें उपलब्ध है हम लोग को। पुरातात्विक स्रोत भी प्राप्त है और हमें लिखित स्रोत भी प्राप्त है। दोनों चीज प्राप्त है, पुरातात्विक और लिखित। लेकिन इनकी लिपि ऐसी थी ना, ये ऐसा लिख कर गए हैं कि अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। इनके समय में लिखी लिपि थी, लेकिन वो लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में भी जो हम लोगों को जानकारी है, वो अभी तक सिर्फ पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही हम लोग उनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, है ना। तो इस आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए चलिए थोड़ा देखते हैं अब इनके बारे में। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें क्या क्या उपलब्ध है? पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी उपलब्ध है, और इसके बारे में लिखित स्रोत भी उपलब्ध है। लिखित स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन इनकी लिपि ऐसी थी कि जिसे पढ़ा नहीं जा सका। इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है आद्य ऐतिहासिक काल में। तो देखिए, कैसी थी इनकी लिपि जिसको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका।
तो इनकी लिपि जो थी ना वो चित्रात्मक लिपि थी। वो इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं और फिर वापस वही चीज इधर से इधर रिपीट की है। मतलब कि इनकी जो लिपि थी चित्रात्मक थी, चित्र के जैसा, मतलब लगता है कि चित्र, हम लोगों को चित्र लगता है, हो सकता है कुछ और होगा उनके समय में, है ना, हो सकता है वो लोग इसको कुछ और बोलेंगे, लेकिन हमें चित्र जैसा लगता है। तो ये लोग क्या किए, बाएं से इधर, किधर से किधर लिख रहे हैं हम लोग किधर से किधर लिख रहे हैं, बाएं से दाएं। इनकी लिपि ऐसी थी कि ये लोग बाएं से दाएं लिखे और फिर दाएं से बाएं लिखने लगे, बाएं से दाएं लिखे और फिर बाएं से दाएं और फिर वापस से दाएं से बाएं, इस तरह से। इस तरह से मतलब एक बार हम बाएं से दाएं जा रहे हैं और फिर वापस दाएं से बाएं आ रहे हैं। इनकी लिपि इस तरह से थी, है ना। तो ये क्या हुआ ना कि ओवरलैप हो गया, एक के ऊपर दूसरा इस तरह से ओवरलैप कर गया, ओवरलैप। और ये लिपि क्या लिखा हुआ है ये जानकारी नहीं है, ऐसा ही मिला है, इसी तरह का लिपि मिला है, लेकिन जिसके की पढ़ा नहीं जा सका। तो लिखित स्रोत उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका इनके बारे में। तो हम लोग कैसे जानते हैं इनके बारे में, फिर वही हमारा पुरातात्विक स्रोत, जिसकी मदद से हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम लोग इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। जो सभ्यता हम लोगों ने खोजा उसका नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। अब देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया, सिंधु जैसे कि जानते हैं आप नदी है, तो ये जो सभ्यता मिली है ना खुदाई के पश्चात, ये सभ्यता ज्यादातर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में मिली है ना। सिंधु और उसकी सहायक नदियों रावी, सतलज, व्यास, ये सब के आसपास में मिली है, इसीलिए इनको बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए नवपाषाण काल में मनुष्य क्या किया था, अच्छी तरीके से कृषि करना शुरू कर दिया था। तो ये जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता के लोग हैं, ये तो उन्हीं का आगे का अपडेटेड वर्जन है ना। तो ये रहेंगे कहाँ, नदी के किनारे, क्योंकि उनको खेती करना है, खेती करने के लिए पानी चाहिए, पानी कहाँ मिलेगा, नदी के किनारे मिलेगा, है ना। जहाँ खेती किए वहीं आसपास में घर बना लिए, वहीं रहने लगे। और फिर इसके बाद इस सभ्यता का विनाश हुआ। बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी इसके बारे में कि ये सभ्यता खत्म कैसे हुई। कुछ लोगों का कहना है कि बाढ़ से खत्म हुई, कुछ लोगों का कहना है कि बाहरी अटैक हुआ था उससे खत्म हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि सूखा से खत्म हुआ। खैर जैसे भी खत्म हुआ, सभ्यता तो खत्म हो गई। और कहाँ दब गई, जमीन के नीचे। और दबने के बाद काफी समय बाद वही क्या हो रहा है, खुदाई हो रहा है नीचे से, और खुदाई होने के पश्चात हमें क्या मिल रही है, उनके बारे में नई नई जानकारियां मिल रही है ना। अभी तक लगभग 2000 स्थल खोदे जा चुके हैं आपका इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, सिंधु घाटी का। अब देखिए तो हम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पुरातात्विक स्रोत या आद्य ऐतिहासिक काल में क्या देखेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिला। उसके बाद इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला शहर जो खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा है ना। जो पहला शहर खोजा गया वो हड़प्पा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी पड़ गया। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो एज है, वो ऑथेंटिक एज इसका कितना है, 2500 BC से लेकर 1500 BC तक, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक इसका एज है। मतलब इसी टाइम पीरियड में ये सभ्यता थी। अब देखिए इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया कौन, सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में कोई ना कोई तो होगा जो इस सभ्यता के बारे में बताया होगा। हाँ, तो देखिए इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया या इस सभ्यता की सबसे पहली जानकारी किसने दी, चार्ल्स मेसन ने दी।
है ना। चार्ल्स मेसन एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उसने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, सर्वेक्षण किसने किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया, है ना, इसका सर्वे किया, इसका सर्वेक्षण किया अलेक्जेंडर कनिंघम में। ये भी क्या है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो भी आर्कियोलॉजिस्ट है। भारतीय पूरा तात्विक, मतलब भारतीय जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल या इंडियन आर्कियोलॉजी जो है, भारतीय पुरातात्विद, उसके वो जनक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। सबसे पहला जानकारी किसने दी? चार्ल्स मेसन ने। सर्वेक्षण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, कि हाँ यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ सभ्यता है। चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी कि ऐसा लग रहा है कि है यहाँ पे कुछ, है ना, नीचे में कुछ है, कुछ ईंट निकल रहा है, कुछ आपका घर जैसा कुछ निकल रहा है, तो कुछ है। चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम गए और उसको क्या किए? देखे। तो ये सर्वे किए और ये कंफर्म किए कि हाँ यहाँ पर कुछ है। तो सिर्फ कंफर्म करने से थोड़ी होगा, उसकी खुदाई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, खुदाई करनी पड़ेगी। तो इसकी खुदाई हुई। खुदाई कौन कराया? खुदाई के लिए जॉन मार्शल आए। जॉन मार्शल ने खुदाई कराया दयाराम साहनी के नेतृत्व में, है ना। जॉन मार्शल ने खुदाई कराया दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जानकारी किसने दी? सबसे पहली जानकारी इस सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी किसने दी? सर्वेक्षण किसने कराया? खुदाई किसने कराया? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जानकारी इसने दी चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले जानकारी। सर्वेक्षण किसने कराया? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। और खुदाई को किसके द्वारा हुआ? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल द्वारा दयाराम साहनी के नेतृत्व में। दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, तीन क्वेश्चन यहां से बन गया। सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मेसन, सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये इंडियन आर्कियोलॉजी के ये क्या है? फादर भी है, भारतीय पुरातात्विक के जनक भी है। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। और खुदाई किसने कराया? जॉन मार्शल ने। लेकिन किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो इन लोगों ने मिलकर क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया कि हाँ यहाँ पर कुछ है, कुछ सभ्यता है, कुछ पहले का कुछ है। तो खुदाई किया गया। खुदाई में बहुत सारे भवन मिले, है ना, हथियार मिले, मूर्ति मिली, बहुत सारी चीजें मिली है, हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला शहर जो खोदा गया था उसका नाम हड़प्पा पड़ा। और फिर आगे ऐसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो करके बहुत सारे शहर हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा। अब देखते आगे। इसका टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 2500 बीसी से 1500 बीसी। सॉरी, वो 1500 बीसी नहीं होगा, वो बोलते बोलते बुला गया। 2500 बीसी से 1750 बीसी, ये क्या था? इसका एज था। 2500 बीसी से 1750 बीसी। ठीक है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी? सब आपको बता दी। अब देखिए ये जो आपका भारतीय पुरातात्विद के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने एएसआई की स्थापना भी की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। ठीक है, जिसकी स्थापना कनिंघम द्वारा की गई। कब? 1861 में, 1861 में इसकी स्थापना की गई। और इसके लिए नियम किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1904 में नियम बनाए गए लॉर्ड कर्जन द्वारा। कब? 1904 में। ठीक है, और इसका नाम बदलकर क्या हो गया है? धरोहर भवन दिल्ली, है ना। इसका नाम बदलकर धरोहर भवन दिल्ली हो गया है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो था, इसका एरिया कितना था? इसका एरिया कितना था आपका? देखिए 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, यानी कि लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 12,99,600 ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और 12,50,000 ये 12,50,000 ये न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब मिला के देखें तो इसका एरिया कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, है ना, इसकी एरिया है। एरिया के बारे में भी हो गया। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, है ना, ये उद्भव इनका कैसे हुआ, किसने इनको बसाया। मतलब कि सबसे पहले देखेंगे कि ये लोग कौन थे, इनकी प्रजाति क्या थी,
इनका उद्भव कैसे हुआ, फिर देखेंगे कि ये सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी कि ग्रामीण थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये प्रजाति कौन थे, है ना, किस प्रजाति के थे ये लोग। तो देख हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनकी प्रजाति की, ये किस प्रजाति के लोग थे। तो डॉक्टर गुहा जो है हमारे, उन्होंने क्या बोला कि ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ग्रुप के थे, है ना, मंगोलीय ग्रुप के थे। और कैसे थे, ये लोग भूमध्य सागर की तरफ से आए थे, मतलब भूमध्य सागरीय थे, और ये लोग अल्पाइन प्रजाति के थे। उन्होंने ये चार नाम दिया है, चार नाम दिया कि ये चार प्रजाति से बिलोंग करते थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, मंगोलीय, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय। तो ये तो हो गई इनकी प्रजाति। फिर देखते उद्भव, कहाँ से आए थे ये लोग। तो ये लोग, कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग मेसोपोटामिया से आए थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा से पुरानी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग आर्य थे, ईरान से आए थे। कुछ का कहना है कि ये द्रविड़ थे, है ना। कुछ का कहना है कि ये लोग कृषक बस्तियां थे। तो इसके बारे में, उनकी उद्भव के बारे में ये राय है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनकी सभ्यता कैसी थी, क्या ये लोग विकसित थे या आदि मानव थे। तो नहीं, ऑब्वियसली आदि मानव तो नहीं होगा ना। ये लोग क्या थे, विकसित थे, है ना। इनकी सभ्यता विकसित थी। इनकी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, मतलब नगरीय सभ्यता थी इनकी, नगर वाले लोग थे। और भारत की पहली नगरीय सभ्यता है ये, कौन, हड़प्पा सभ्यता। इनकी सभ्यता नगरीय थी, है ना, विकसित थे। और क्या था, ये लोग किस धातु का प्रयोग करते थे। तो देखिए, ताम्रपाषाण काल तो इसके पहले आ चुका है, तो तांबे का तो प्रयोग करेंगे ही, ये करेंगे। तो ये लोग तांबे का प्रयोग करते थे, साथ साथ चांदी का भी प्रयोग किए हैं ये लोग, है ना। हड़प्पा सभ्यता में चांदी भी मिला है, तो ये लोग तांबे का प्रयोग करते थे और किसका प्रयोग करते थे, चांदी का प्रयोग करते थे। ठीक है, इनका एरिया बता दिए। तो इनके बारे में कुछ बेसिक यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन है, अभी जनरल इंफॉर्मेशन चल रहा है आपका। उसके बाद देखिए, इनकी जो जनसंख्या थी, इनका जो पॉपुलेशन था, इनका जनसंख्या क्या था, हड़प्पा जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जनसंख्या कितना था, 5 मिलियन, 5 मिलियन, है ना। 5 मिलियन मतलब 5 मिलियन इनकी क्या थी, पॉपुलेशन थी। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो था वो मोहनजोदड़ो का था। मोहनजोदड़ो का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था। जो एक शहर मिला है मोहनजोदड़ो, इसका पॉपुलेशन जो है आपका लगभग 35,000 से लेकर 40,000 तक था। ठीक है, ये जनसंख्या की बात होगी। इनकी इस सभ्यता की कुल जनसंख्या 5 मिलियन। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर कौन था, मोहनजोदड़ो था। 35 से 40,000 लोग यहाँ पर रहते थे। ठीक है, अब देखिए, सभ्यता की खुदाई होती जा रही है, होती जा रही है। अब तक कुल 2000 स्थल जो है वो खोदे जा चुके हैं, जिसमें 1400 स्थल कहाँ है, भारत के पास है, और 600 स्थल कहाँ है, पाकिस्तान के पास है। ठीक है, आजादी के बाद जो खुदाई हुआ ना, आजादी के बाद जब खुदाई हुआ तो सबसे ज्यादा स्थल गुजरात के तरफ मिले। लेकिन अभी 2 दशक से मतलब अभी 2 दशक की बात करें, 20-25 साल से सबसे ज्यादा स्थल हरियाणा के पास में मिल रहे हैं। तो ये इनका इन्फॉर्मेशन ये कहाँ मिलेंगे, हो सके कहीं और खुदाई किया जाए, लेकिन उसी एरिया में मिलेंगे, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास में मिलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सब इनका जो सभ्यता था, इसमें सबसे बड़ा स्थल कौन था और क्या हमारे पास है कि नहीं, क्या वो स्थल भारत के पास है सबसे बड़ा वाला, या फिर पाकिस्तान के पास चला गया। तो देखिए, इनका सीरियल वाइज कुछ है ना। सीरियल वाइज हम आपको बताएंगे 5 शहर एरिया के हिसाब से, मतलब सबसे बड़ा एरिया किसका था, फिर किसका था, फिर किसका था। तो देखिए, सबसे बड़ा एरिया किसका था, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बड़ा एरिया है। उसके बाद कौन है, मोहनजोदड़ो है। उसके बाद कौन है, गनेरी वाला है। उसके बाद कौन है, हड़प्पा है। फिर कौन है, धौलावीरा। राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, हड़प्पा, धौलावीरा। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है, आपका हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, हड़प्पा, धौलावीरा। राखीगढ़ी हरियाणा, इसका एरिया है 400 हेक्टेयर। राखीगढ़ी का एरिया 400 हेक्टेयर। उसके बाद मोहनजोदड़ो, इसका एरिया 300 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो उसे आप निकाल लेंगे कितना किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपका हो गया कौन कौन, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद कौन आता है, गनेरी वाला, ये भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, धौलावीरा। तो धौलावीरा हमारे पास है गुजरात में। तो ये कुल आपके 5 स्थल हो गए, कौन किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से। सबसे बड़ा स्थल कौन सा, सबसे बड़ा राखीगढ़ी जो हमारे पास है, हरियाणा। उसके बाद दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो, है ना। तीसरे नंबर पे गनेरी वाला, चौथे नंबर पे हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, हड़प्पा, ये तीनों का है पाकिस्तान के पास। 5वें नंबर में धौलावीरा जो कि हमारे पास है गुजरात के पास। ठीक है, सबसे छोटा जो स्थल मिला है वो कहाँ, वो कौन है, अलादीनी।
अलादीनी, अलादीनी आपका सबसे छोटा स्थल है। अलादीनी ये कहाँ है? पाकिस्तान में। सबसे छोटा स्थल भी है अलादीनी एरिया के हिसाब से, जो कि कहाँ मिला है? पाकिस्तान में मिला है। ठीक है। और सबसे पुराना स्थल जो मिला है ना, सबसे पुराना यहाँ लिखते हैं, सबसे पुराना जो स्थल मिला है, सबसे पुराना स्थल ये क्या है? इसका नाम है भीराना। सबसे पुराना स्थल मिला है भीराना, है ना। सबसे पुराना स्थल भीराना मिला है। इसका टाइम पीरियड देखिए, ये 7525 बीसी को दर्शाता है। इसका टाइम पीरियड निकाला गया तो ये 752 मतलब 7525 बीसी। और भीराना कहाँ है? हमारे पास ही है, हरियाणा में। ये सबसे पुराना स्थल है। ठीक है, भीराना हरियाणा में। तो ये इनके बारे में क्या हो गया? बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे पता चला इनके बारे में, कौन कौन ने क्या क्या बताया, है ना, किस प्रजाति के थे, उद्भव इनका कहाँ से हुआ, सबसे बड़ा स्थल, सबसे छोटा स्थल, इनकी जनसंख्या कितनी थी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ से जो मुख्य शहर मिले हैं ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शहर अभी आपको क्या बोले कि कुल 2000 स्थल मिले हैं। 1400 है आपके भारत के पास, 600 लगभग है पाकिस्तान के पास। खुदाई अभी जारी ही है, ये जारी रहेगी, है ना, खुदाई जारी है। अब देखिए इनका हम लोग देखते हैं प्रमुख स्थल या प्रमुख शहर, या लिखते हैं प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थलों में कौन कौन सा हम लोग देखेंगे? हड़प्पा हो गया, सबसे पहले खोजा गया। फिर क्या हो गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। फिर हो गया चंदहुदड़ो, रोपड़, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी, रंगपुर। दिख रहा है आपको? सुरकोतड़ा, कालीबंगा। ये कुल 10 शहर हैं या 10 स्थल हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन 10 शहरों के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, है ना, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके बारे में क्या देखेंगे? इनके बारे में ये सब अब देखा जाएगा कि जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ पर है, कहाँ उस पर यह स्थल मिला, है ना, और इस स्थल को कौन खोजा, किस नदी के किनारे है, किस प्रांत में है, किस जिले में है। उसके बाद हड़प्पा से क्या क्या मिला, है ना, क्या क्या चीजें मिली हड़प्पा से, जिससे हम सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अनुमान लगाते हैं। या हाँ, अनुमान ही लगाया जाता है क्योंकि लिखित स्रोत तो है नहीं। उन चीजों को देखकर पता किया जाता है कि अच्छा ये मिला होगा, मतलब ऐसा रहा होगा। तो ये सारे शहर में हम लोग देखेंगे कि इन शहरों से क्या क्या कौन कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिली है, जिसके बारे में हम लोग पढ़कर, जिसके बारे में हम लोग, जिसको देखकर, जिसकी आयु निकालकर हम लोग पता लगाते हैं कि कब की है, और फिर उसके बारे में हम लोग उस सभ्यता के बारे में अनुमान लगाकर पढ़ा जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हड़प्पा से, है ना। इस वीडियो में आपको पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना, बेसिक जो भूमिका होता है ना, आपके दिमाग में तैयार कर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता था क्या, ये है क्या, है ना, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और ये इसके बारे में लिखित स्रोत तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, भवन मिला है, मुहर मिला है, नर्तकी मिली है, बहुत सारी चीजें, वही सारा चीज हम लोग इसमें देख रहे हैं। और क्वेश्चन वहीं से आता है कहाँ क्या मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और इसके जस्ट एक पहले वाला वीडियो है वो भी आप देख लें तो आपका लिंक अप रहेगा, हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। अब हम लोग आगे का जो शहर है या स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।